कैबिनेट आवर का बाकायदा आगाज करें। पाकिस्तानी मईशत के लिए इंतहाई खुशगवार खबर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के मरकजी बैंक में $3 अरब डिपॉजिट करने पर सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की मद में $1.2 अरब की माली मुआवनत पर भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर है। हुकूमती इक्तिसादी टीम ने कहा है कि सऊदी अरब $3 अरब ज़र मुबादला ज़खायर और $1 अरब 20 करोड़ तेल की मौखर अदायगियों के लिए देगा। इस सहूलत से पाकिस्तान के बैरूनी शोबे को तक़वियत मिलेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन और वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि सऊदी अरब से कुल $4 अरब 20 करोड़ की सहूलत मिलेगी। माजी में भी बरादर इस्लामी मुल्क ने $3 अरब फराहम किए थे। $1.2 बिलियन जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन पर मंथ मिलेगा। $3 अरब जो है वो डिपॉजिट रख लिए। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए मिला है ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया में हर जगह तेल और गैस में तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने 1 साल में तेल की कीमतों पर 450 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। चाहे वो अमीर मुल्क हो अमेरिका जैसा या गरीब मुल्क हो, पाकिस्तान से उसमें तेल की कीमत आज ज़्यादा ही है। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें कि जो गैस की कीमत है 2019 से आज तक नहीं बढ़ी। यूरोप में 5 से 10 गुना इन सर्दियों में गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया। इसी तरह हमने ये कोशिश की है कि यूरिया जो है जैसे उसको सस्ता रखा जाए। आज 1700-1800 रुपए की बोरी है यूरिया की, बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर 7000 रुपए की बोरी जा रही है। मुशीर खजाना ने कहा कि IMF से तोसीही कर्ज की सहूलत के मामला तकमील के करीब हैं। वज़ीर तवानाई ने इस यकीन का इजहार किया कि FATF की ग्रे लिस्ट से जल्द निकल आएंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, हमें उजड़ी हुई एक जागीर, हमें तस्वीर। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की। खित्ते का ये वो इलाका जहाँ पर कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि वो अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं और हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद जारी रखेंगे। भारतीय फ़ौज ने 27 अक्टूबर 1947 को तक़सीम बरसगीर के फार्मूले की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर पर हमला करके कश्मीरी अवाम की उमंगों के बरक्स इस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था। आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। श्रीनगर में लाल चौक की तरफ एहतजाजी मार्च किया जाएगा, जबकि मकबूजा इलाके में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दारकूमतों में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत ने कश्मीरी अवाम को 7 दहाइयों से बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया है। यौम सियाह के मौके पर यकजहती कश्मीर से रैली से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने अपने लहू से अज़्म, हौसले और कुर्बानियों का एक शानदार बाब रकम किया है। उनका कहना था कि पूरी कौम हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। तफसील से आगाह करेंगे आका मसूद खालिद। यकजहती कश्मीर रैली से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत के कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर दुनिया की खामोशी एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म और इस्तबदाद के पहाड़ तो गिरा सकता है, लेकिन उनके जज्बा आजादी को दबा नहीं सकता। दुनिया भर के लिए पैगाम है कि बहुत जुल्म हो चुका, सबसे बड़ा जुल्म तारीख के एतबार से कश्मीर के अंदर हो रहा है। पैगाम हमारा ये है, हिंदुस्तान को वार्निंग कि बंद कर दो, खुद ही अंदर से तबाह हो जाओगे। मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला करेगा, मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला कर रहा है। ये डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं,
ये वहाँ की आबादी की हालात बदलना चाहते हैं, वो ये भी हम कबूल नहीं करेंगे और वहाँ बदलने नहीं दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि जुल्म के अंधेरे जब हद से तजावुज करते हैं तो रोशनी की किरणें फूटती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जदोजहद आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखे हुए है। सदर मुमलिकत का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया के हर मौसर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज बुलंद की और दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया है। हम हर फोरम में आपके साथ, हम हर जगह आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी जुस्तजू और जद्दोजहद में आपके साथ हैं। हिंदुस्तान अपनी रियासत की खबर खोद रहा है जुल्म कर करके। हिंदुस्तान की यह गलतफहमी हम ख़त्म करना चाहते हैं कि वो बार बार हर महफिल में कहते हैं कि कश्मीर अटूट अंग है, और जब कश्मीर को फतह करने के लिए पाकिस्तान तैयार था, जब नेहरू भीख मांगते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में गए और उन्हें कहा जी हम इस्तिस्वाब राय, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर वहाँ फैसला करेंगे। ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो बात की बात है, जो पाकिस्तान बनने के उसूल थे, जो हिंदुस्तान को तोड़ने के उसूल थे, उस बुनियाद पर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा पहले भी होना चाहिए था। सदर मुमलिकत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का देरीना तनाज़ा 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला वहाँ के अवाम की राय के मुताबिक हल करवाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम सियाह कश्मीर के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान और लाखों कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम सियाह कश्मीर से मंसूब करते हैं, जिसका मकसद भारत की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी कब्जे की मसम्मत करना है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कश्मीरियों की उन लातादाद कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का भी दिन है जो उन्होंने भारत के गैर इंसानी तसल्लुत के खिलाफ मज़ाहमत करते हुए दी हैं। इसी पर बात करेंगे। हुर्रियत रहनुमा इम्तियाज़ वानी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। इम्तियाज़ वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ वानी साहब, आज 74 बरस मुकम्मल हो गए हैं। जैसे जैसे भारतीय फिस्तायत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही कश्मीरियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दुनिया कब हौसला करेगी ज़बान खोलने के लिए, बात करने के लिए, कश्मीरियों के हक़ को तस्लीम करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पूरी दुनिया में जो है यौम सियाह मनाया गया है, ये जो है सियाह तरीन दिन है मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए। इस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो उस पे एक ऐलान किया था कि हम आर्जी तौर पे मकबूजा कश्मीर में फौज भेज रहे हैं। फिर वो फौज जो है वहाँ पर दाखिल हो गई है, तो वहाँ पर फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल चौक श्रीनगर में जाते हैं और कश्मीरी अवाम से वादा करते हैं हम यहाँ पर आर्जी तौर पे आए हैं, हम आपको अपना हक देंगे। और फिर इसी हवाले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इंडिया चला जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद के जरिए। वहाँ पर भी ये वो कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर रायशुमारी कराए। तो इसी हवाले से जब आप देखेंगे 1947 से लेके आज 2021 है, 74 साल हो गए हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम जो अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से जो है पूरी दुनिया जो है, आपने देखा होगा अक़वाम मुत्तहिदा की आप कौंसिल की रिपोर्ट देखें, उसने भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ हो रही है। इसी तरह यूरोपीय पार्लियामेंट को आप देख ले, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। मकबूजा कश्मीर में जो है दिन ब दिन जो है हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी भारतीय फौज जो है वो जालिमाना इक़दाम कर रही है। वहाँ पर NIA को यूज किया जा रहा है। इसी तरह जो है फेक इनकाउंटर के जरिए मकबूजा कश्मीर के नौजवानों की है नस्लकशी की जा रही है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये तमाम बातें तो हकीकत है, ये जुल्म और जबर का सिलसिला अभी तक जारी है, लेकिन सवाल ये है कि 74 सालों के बाद भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आखिर कब होगा? ये आप देखें कि मुख्तलिफ वक्तों में जो है 14 करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में अभी तक जो है दाखिल हुई है। इसी हवाले से वो आप देखें उनकी अपनी रिपोर्टें भी है। जिस तरह आपने हुकूमत पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह
वहाँ पर कश्मीर के हवाले से बात की और उसे कश्मीर के हवाले से सफ़ीर बनने कहा है कि मैं सफ़ीर हूँ मकबूजा कश्मीर के अवाम का। तो पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए। वो अब देखें जी, पूरी दुनिया ये सोच रही है, उनको सब कुछ नजर आ रहा है, वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, ज्यादतियाँ हो रही है, वो सब कुछ नजर आ। आप देखें अगर किसी और मुल्क में ये चीजें होंगी तो उन पे जो है शोर और वलवले लगता है कि पूरी दुनिया को है, उधर हिंदुस्तान में जो है इंटरेस्ट है कि वहाँ पर जो है जो इक़्तिसादियात है, जो वहाँ के जो उनको जो अपना पर्सनल है, इस वजह से वहाँ तवज्जो नहीं दे रही है पूरी दुनिया। तो हम तो यही मुतालबा करते रहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा से, और पाकिस्तान जो हमारा वकील है वो इस हवाले से जो है मसले को उठा रहा है। हम भी अपनी जदोजहद जारी रखे हुए मकबूजा कश्मीर के अवाम की। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब मकबूजा कश्मीर के आवाम भी भारतीय फिस्तायत से आज़ादी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ वानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज कश्मीर का पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी बॉर्डर के इस तरफ, कंट्रोल लाइन के इस तरफ भी और मकबूजा कश्मीर में भी और पूरी दुनिया में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है 27 अक्टूबर के हवाले से। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान के तनाजुर में सियासी इस्तेहकाम, माशी पायदारी और इंसदाद दहशतगर्दी इंतहाई अहम और कलीदी नौयत के निकात हैं। तेहरान में अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक के दूसरे वजारती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सियासी इस्तेहकाम के हवाले से अबूरी दौर से गुजर रहा है और अबूरी काबीना में तोसी रास्त इक़दाम है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने आखिरकार जंग के खात्मे से सामने आने वाले मौक़ों और पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए राह हमवार करने का अज़्म किया, जो खित्ते की माशी तरक्की और इसे बाहम जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह अमर नागुज़ीर है कि तनाज़ात को दोबारा सर उठाने से बचाया जाए और अफगानिस्तान के अंदर और बाहर से खराबी पैदा करने वालों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ आज यौम स्याह मना रहे हैं। इस मौके पर वफाकी वज़रा और काबीना के अरकान ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया और मासूम शहरियों को उनके हक़ के खुद इरादियत से महरूम कर दिया। मजीद आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ के कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के हवाले से दफ्तर ख़ारजा से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो डी चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के आगाज़ पर सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद ने चनार के 3 पौधे लगाए, जो कश्मीर की 3 नस्लों की अलामत के तौर पर लगाए गए, जो भारतीय कब्जे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यौम स्याह के मौके पर आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने स्याह झंडों के साथ एहतजाज किया। वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक ने पासवान हुर्रियत धरने में खुसूसी शिरकत की। धरने के शरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो भारत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने ज़िले हेडक्वार्टर्स तक मार्च किया। वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद और दीगर ने रैली के शरका से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज के इनखला तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। भारतीय जबर इस्तिबदाद कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता और वो हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखेंगे। और नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं स्कर्दू और गिरदुनवाह के इलाकों में हालिया बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और इस साल मामूल से ज्यादा बर्फबारी की तवक्को की जा रही है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे कासिम नसीम। गुज़श्ता दिनों जो स्कर्दो और इसके मज़ाफ़ात में बारिश हुई और उसके साथ ही जो मज़ाफ़ात के पहाड़ हैं और जो बलाई इलाक़े हैं वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, जिसके बाइस क़ब्ल अज़ वक्त इस साल जो है सर्दियों का आगाज़ हुआ है और बाले इलाक़ों में तो शदीद तरीन सर्दी पड़ रही है। इस दफ़ा ख़ज़ां पीक पे पहुँचने से पहले ही मौसम सरमा का आगाज़ हुआ है, जिससे जो बलाई इलाक़ों के जो लोग हैं उनकी मुश्किलात में बेहद इजाफ़ा हुआ है। और स्कर्दू शहर में भी इस साल ये तवक्को की जा रही है कि मामूल से ज़्यादा बर्फ़बारी भी होगी। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, घरों में हीटिंग का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इस वजह से मौसम सरमा का जो स्पैन है वो तो काफ़ी फैल गया, जिससे यकीनन लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। नाज़रीन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। स्टे विद अस। ये एक भी क्या चीज है, 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं।
एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। 27 अक्टूबर नुक्ता-ए आगाज़ है उस जदोजहद का जो कश्मीर के अवाम ने आज से कई अशरे पहले हिंदुस्तान के तसल्लुत के ख़िलाफ़ शुरू की। इस जदोजहद में माँओं ने अपने लाल, बहनों ने अपने भाई, सुहागनों ने अपने सुहाग और बच्चों ने अपने वालिदैन खोए हैं। हज़ारों लोग मिसिंग पर्सन्स बने हैं जो भारतीय जेलों में दम तोड़ गए। जब अगवा हुए तो उसके बाद वो कहाँ गए? जबर, इस्तबदाद और इस्तेहसाल की वो मिसालें जो दुनिया जिनकी हमेशा से मजम्मत करती रही है, भारत वो मिसालें कश्मीर में रोज़ाना कायम करता है। और जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, जबर और इस्तबदाद और इस्तेहसाल का ये सिलसिला एक नए बामे अरूज के ऊपर पहुंचा है। 27 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान की कौम कश्मीरियों से यह अहद करती है कि जिस तरह हम पिछली 7 दहाइयों से आपके पीछे खड़े हैं, हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं। हमारे कब्रिस्तान उन शहीदों के खून से महक रहे हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। हमने अपनी मईशत, अपनी सियासत और अपनी खारजा पॉलिसी कश्मीरी अवाम की उमंगों के नज़र की है। हम इसी जज्बे से इमरान खान की हुकूमत आपके पीछे खड़ी है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर का सफ़ीर है और पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले के ऊपर सबसे भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। इंशाअल्लाह जबर का ये दौर ख़त्म होगा, इंशाअल्लाह आज़ादी का सूरज तलू होगा और इंशाअल्लाह कश्मीर के लोग वो दिन भी देखेंगे जब उनकी अपनी हुकूमत होगी, इंशाअल्लाह। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसके लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस।
اور آج جو پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں نمود مسلم سپورٹس ایڈیٹر ہیں اور ساتھ میں ذیشان قیوم موجود ہیں سپورٹس رپورٹر ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فہد عمر نے جو کہ سائن لینگویج کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے تو بات کر لیں گے نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان جو میچ ہونے جا رہا ہے جس میں جو نمیبیا ہے اس نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. سب سے پہلے تو جاتے ہیں ذیشان کی طرف. ذیشان بتائیے جو ٹاس جیتا ہے نمیبیا نے اس میں یہ ٹاس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آج ابو ظبی میں میچ ہے اور نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ہے. تھوڑی سی دونوں لوور رینک ٹیمیں ہیں. ان دونوں کے کمپیریزن اگر کریں تو جو اسکاٹ لینڈ ہے اس کو تھوڑی برتری حاصل ہے کیونکہ اسکاٹ لینڈ جو ہے اس نے زیادہ اچھی ٹیموں کے ساتھ میچز کھیلے ہیں. ان کی پریکٹس بھی زیادہ اچھی ہے. اگرچہ وہ اس گروپ میں ایک میچ ہار چکے ہیں اور افغانستان کے خلاف جو ہے ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن یہ بھی ایک انٹرسٹنگ میچ ہوگا کہ دو لوور رینک ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گی اور ان کے درمیان بھی ایک جنگ جاری رہے گی کہ وہ بھی کسی طرح جو اپنا گروپ ہے اس میں اچھی پوزیشن پر آ جائیں, اچھی جو ہے اور رینکنگ حاصل کر لیں. تو انٹرسٹنگ میچ ہوگا یہ آج. اور ابو ظبی کی جو پچ ہے اس کا بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ اب وہ کس طرح کا بیہیو کر رہی ہے. صحیح. نمود آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے اس نے جو گروپ اسٹیجز کے میچز ہوئے تھے اس میں ایک بھی میچ نہیں ہارا, جبکہ جو سپر 12 مرحلے میں میچ ہوا ان کا افغانستان کے ساتھ افغانستان نے بری طرح شکست دی اسکاٹ لینڈ کو. ابھی جو میچ ہو رہا ہے اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو نمیبیا ہے وہ کانفیڈنس اپنا بوسٹ کر پائے گا یا جو اسکاٹ لینڈ ہے وہ دوبارہ پوائنٹس ٹیبل میں ان ہونے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں پہلے نمیبیا کو دیکھیں گے جس نے ایک ظاہر ہے کہ اس نے ایک ہسٹری بنائی ہے کہ وہ آگے آئے. اسی طرح اسکاٹ لینڈ کی بھی ایک ہسٹری ہے, لیکن اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کسی حد تک مضبوط ٹیم ہے. ہم اس دن بھی یہ بات کر رہے تھے کہ افغانستان کے مقابلے میں جو ہے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم اتنی زیادہ جیسے کہ لو رینک جس طرح انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں جائے گی, لیکن ان کی پرفارمنس بالکل بھی ویسی نہیں رہی کیونکہ وہاں پر افغانستان نے اس کو اپنی زبان میں کہا تھا کہ باندھ کے ان کو ہرا دیا, اپنی مرضی سے کھلایا, اپنی مرضی سے آؤٹ کیا, اپنی مرضی سے بالنگ کروائی. وہاں پہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو راشد خان کی خاص طور پہ مجیب الرحمان کی جو پرفارمنس رہی, لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی جو اسکاٹ لینڈ کی جو ٹیم ہے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بہتر ہے نمیبیا سے, کیونکہ اس میں جو ان کے کیپٹن ہے کیل کوئٹسر ان کا ایک اپنا ایک انداز ہے. پھر ان کے پاس جو آل راؤنڈر ڈیل ہیں وہ بڑے اچھے پلیئر ہیں. پھر ان کے جو اوپنر ہیں رچی برنگٹن کی پرفارمنس یہ رہی ہے کہ وہ ہر جو انہوں نے پچھلے راؤنڈ میں جو راؤنڈ 1 تھا وہاں پہ انہوں نے ہر میچ میں پرفارم کیا. پھر جارج منسے جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں عمان کے خلاف بھی کھیلے وہ اور وہ دوسری ٹیموں کے خلاف بھی کھیلے اور وہ ایک اچھا پرفارم کرتے آئے ہیں. آج کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے میچ میں اسکاٹ لینڈ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اگر وہ لانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج کا میچ ان کو حصول جیتنا ہوگا, کیونکہ جو ان کی پرفارمنس تھی کیونکہ ناقابل شکست تھے وہ پچھلے راؤنڈ سے, لیکن افغانستان کی ٹیم سے ان کا ہارنا, اس ہارنے کے بعد ایک دم پھر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ نیچے نہیں جائیں گے بلکہ وہ بوسٹ کریں گے. اچھا نمود یہاں پہ کافی مذاکرات کیے. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ صبح بھی ان سے بات کروں گا. صبح بھی میں نے ان سے 11 بجے 10 کی بجائے 11 بجے میرا رابطہ ہوا اور یہ 6ٹی مرتبہ جو ہے وہ اس دھرنے کی طرف آ رہے ہیں. بنیادی طور پر انہوں نے یہ جلوس جو ہے جشن عید میلاد النبی کا نکالا تھا اور جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں آگے آ کے انہوں نے دھرنے میں تبدیل کر دیا. اس کے باوجود بھی میں سیاسی ورکر ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور سوچ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں امن ہونا چاہیے. پاکستان میں بہت بڑے دباؤ ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں ہم پہ سینکشنز لگانا چاہتی ہیں, غیر ملکی طاقتیں ہمیں ہمارے نیوکلیر پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ہماری معیشت پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں اور یہ ان کا 6ٹا ایپیسوڈ ہے. اور میں نے ابھی بھی جس وقت آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں مجبوری کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی, پولیس نہتی تھی, ان کے پاس لاٹھیاں تھیں جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے, 70 زخمی ہیں. 70 میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب حکومت اس پر تفصیلی بات کرے گی.
لیکن حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے، حالات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں، اور یہ ان کے پاس صرف یہ 60 دن کے لیے پنجاب کی حکومت کو اختیار دینے کے علاوہ سیکشن 5 اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 نیشنل، یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے سیکشن 5 کا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1995 کا بھی 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں۔ سمری میں نے بھیج دی ہے کیبنٹ کی منظوری کے لیے، اور یہ میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں مسجد رحمت للعالمین میں۔ ہم ناموس رسالت کے بھی سپاہی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپاہی ہیں، اور ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اگر ان کا کچھ ایجنڈا اور نہ ہوتا تو میں آج پنجاب کو شام 5:35 پر رینجرز کے حوالے کرنے کے امن و امان کے احکامات جاری کر رہا ہوں، اور پنجاب حکومت جہاں چاہے وہ رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے، اور میں 24 آور جب میں کہتا ہوں تو میں ساری صبح 3:30 پر میں نے ان سے معاملات کیا ہے اور ان سے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں، ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں، اور اس کا ایمبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں ہم گوگل سے دیکھتے ہیں، مجھے تو آتا نہیں گوگل سے کیسے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا ایمبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ لیکن سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بیمار، سکول بند، ایمبولنسز نہ جا سک رہی ہوں، اور باوضو نیچے آیا ہوں۔ ان کی ہم سے کمٹمنٹ تھی، ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں۔ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم جاتے سار دونوں طرف سے راستے کھول دیں گے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بھی نہیں نبھائی۔ اور میں اور ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے 2 دفعہ بلا کے آج سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی FIA اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں، وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیئر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز FIA کو میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، شہید تو پولیس کے ہوئے ہیں 3، 70-80 زخمی ہیں، اور ڈائریکٹ فائر کیا گیا۔ ان کے پاس لاٹھیاں تھی، ٹیئر گیس تھا، لیکن ایک بڑے خون خرابے سے بچنے کے لیے، اور مجھے افسوس ہے، میں ہمیشہ فضل الرحمان کا نام احترام سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے، تو حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے، جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں، اور پھر ان کے لوگ جو ہیں ان کے کیسز ہمارے بس میں نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی،
अभी तक कर रहा हूं, बावजूद इसके कि मैंने आज काबीना में जब ये सूरत हाल पेश की है, लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लचक दिखा रहा हूं। मैं एक सियासी वर्कर हूं, मेरा काम है, ये मेरी सियासी सोच है कि मामलात जो हैं उनके दरवाजे बंद ना हों, लेकिन मैं मजबूर हूं। जब पुलिस के 3 जवानों की लाशें ये क्लाशन कोफों से ऑटोमेटिक राइफल वेपन यूज़ करेंगे और पुलिस के हाथ बंधे हुए होंगे और वो सिर्फ टीयर गैस और लाठी चार्ज से इनका कैसे मुकाबला करेगी, इसलिए मैंने आज 6:35 पर पंजाब रेंजर्स को अमन व अमान के पूरे पंजाब में 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जहाँ चाहें इस पंजाब रेंजर्स को इस्तेमाल करे। और एंटी टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 5 1997 भी जो है उसके इख्तियारात भी पंजाब गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। ये नहीं हो सकता मुल्कों में कि लोगों की जान और माल से इस तरह खेला जाए। पार्लियामेंट में ले जाने के ऊपर है, जिसके ऊपर जाहिद साहब आप हमेशा ऐसी बात करते हैं। एक साबिक सदर भी कहता था कि मुआहदे पे आसमानी सीटें नहीं होती, आप लोगों ने मुआहदा किया हुआ है। हमने मुआहदा किया है, उस मुआहदे पे हमारे दस्तखत हैं, हम उस पे कायम हैं। लेकिन अगर ये कहना कि ये टॉप प्रायोरिटी है, मुल्क के हालात बड़ी अजीब सूरत हाल से गुजर रहे हैं, सो असल मसला जो है वो ये नहीं, वो कुछ और है। शेख साहब आपने जो कहा कि जनता तंजीम 6 दफा आई है, इसमें एक बार आप ही कूद कर कह रहे थे कि आग लगाओ, जलाओ, गिराओ, तो आपको अपने सियासी कंडक्ट पर कभी शर्मिंदगी महसूस हुई? आप हमेशा मोहब्बत भरे सवाल करते हैं और अपने चैनल के लिए ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे जवाब दे रहा हूँ। आपको सवाल करने, मैं कभी इस तंजीम के साथ शामिल नहीं रहा। ये आप सवाल कर सकते हैं ना, मुझे जवाब देने का हक है। मैं कभी इस तंजीम के साथ ना शामिल हुआ, इनके जलसे में गया कभी, ना जुलूस में गया। सो आपका सवाल करने का हक है और आप एक इतने बड़े चैनल से तल्लुक़ रखते हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जवाब दूं। आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं जो झूठ पे मबनी होते हैं। आज बदो की में ये हुए और अभी वो पंजाब के चीफ आईजी पंजाब और उनके जो हैं वो लेट हो गए। मैं अपने वक्त का पाबंद था, मैंने पूरा इंतज़ार किया और मैं 6:35 पे आ गया। 3 सवाल और कर लें मेरे, 10 मिनट में 2। वो पुराना उसको याद नहीं आ रही। आपने एक सवाल कर लिया। देखें, लाल मस्जिद का जब ऑपरेशन हुआ था, किसी शख्स को इंसानी जानों के जाँ बहक होने पर कोई खुशी नहीं होती, लेकिन हुकूमतें बिल आखिर रिट कायम करती हैं। उनके भी 70 अफराद या जितने थे वो ईमानतन यहाँ मौजूद है, कोई लेने के लिए नहीं आया। आपका सवाल हो गया, जब आपका सवाल हो गया तो ख़त्म। अब हालात देखें, वो ज़ाहिर है अब जो हालात ऐसे ही हैं तो उस तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक, मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से रोकने की जो कोशिश की है उसके नतीजे में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 70 ज़ख्मी हैं, 8 क्रिटिकल हैं। अभी भी कोशिश करेंगे। सारी रात मेरा फ़ोन खुला है कि ये वापस चले जाएं। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में जो बदअमनी की सूरत हाल होगी, ये पढ़ा लिखा मुल्क भी है, यहाँ वो लोग हैं जो समझते हैं कि भाई ये 6ठी दफ़ा आ रहे हैं और मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क के मसाइल कैसे हैं, और ये मज़हब के झंडे तले आ रहे हैं। मैं काला काला रसूलुल्लाह का सिपाही हूँ, मैं नामूसे रसालत पर ऐसी 10 जानें कुर्बान करता हूँ। अगर सारे पाकिस्तान में कोई साबित करे कि मेरे से ज़्यादा किसी ने ख़त्म नबूवत में कैद काटी है, तो मैं जो सज़ा होगी वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। जज्बाती नारों से ग्रेस करें, इस मुल्क पर ज़िम्मेदारी का वक्त है। मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।
कामों की दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना है कि कलअदम TLP ने अस्करियत पसंदी को इख्तियार कर रखा है, किसी अवाम को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पंजाब हुकूमत की मुआवनत के लिए, अमन अमान के क़याम के लिए पंजाब में 60 दिन के लिए सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स तैनात कर रहे हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। वहीं से बातें शुरू करते हैं जहां से ये सिलसिला टूटा था। ज़िशान, आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो आज पहला मैच हुआ बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान अबू धाबी में, दूसरा मैच भी नमीबिया और स्कॉटलैंड का वहीं पे होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नमीबिया और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच होगा, ये भी लो स्कोरिंग मैच होगा? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच है, बिल्कुल नमीबिया और स्कॉटलैंड ने देखा होगा, और जिस तरह से बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग को तरजीह दी लेकिन सिर्फ 124 रन ही बना सकी, तो ज़रूर नमीबिया ने ये सोचा होगा कि पहले बैटिंग करके अगर लो स्कोरिंग मैच है तो ज़रूर उनको जो है चेज़ करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने फिर इस वक्त फील्डिंग को तरजीह दी है। तो लगता यही है कि लो स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, अगर इंग्लैंड कंटिन्यू करता, उन्होंने तो 14.1 ओवर्स में ही 125 रन का हदफ हासिल कर लिया है, तो इंग्लैंड अगर कंटिन्यू करता 20 ओवर्स तक तो ये 170-180 तक वो चेज़ भी कर सकते थे। तो ये कहना कि लो स्कोरिंग आज का दूसरा मैच भी होगा, मेरे ख्याल में ये अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको पता चल गया था कि जैसे अभी हम बात करते कि केएल कोएट्जर की जो कि कैप्टन है स्कॉटलैंड के, ज़ाहिर है कि वो इंजरी की वजह से वो अभी उन्होंने जो है वो अपनी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे आज वो, और वो ज़ाहिर है कि टीम का हिस्सा नहीं, एक मेन खिलाड़ी कहेंगे उसको, और ख़ासतौर पर वो प्लेयर जो कि पूरी टीम को चला रहा है। अब जो है रिची ब्रिंगटन उनकी जगह पर कैप्टन होंगे, वो सर्व करेंगे वहाँ पर, तो ज़ाहिर है ये चीज़ भी एक काउंट करती है कि ये प्लेयर मौजूद नहीं है, इनके मेन प्लेयर नहीं है, तो उसका प्रेशर किसी और पर जाएगा, तो बेहतर है कि पहले ही इनकी जो बैटिंग लाइन है उनको चेक कर लिया जाए, ये फ़ायदा हो सकता है इससे। और अब जरा पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो पॉइंट्स टेबल है उसकी क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान जो है वो 2 मैचेस अपने जीतकर टॉप पे है। इसी तरह ग्रुप जो 1 है उसमें देखें तो इंग्लैंड जो है उसने भी अपना दूसरा मैच जीत लिया और वो भी टॉप पे है। तो कैसे देख रहे हैं, कैसा टफ कंपटीशन चल रहा है दोनों ग्रुप्स में? देखिए, अगर आप ग्रुप्स की बात करें तो इस वक्त जो ग्रुप 1 है उसमें बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़, ये 2 टीमें जो हैं काफ़ी मुश्किल में हैं क्योंकि ये दोनों मैच अपने हार चुकी हैं। तो एक मैच और हारा तो ये इवेंट से तकरीबन बाहर हो जाएंगी, क्योंकि इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे पहली 4 टीमें हैं, और इंग्लैंड की टीम तो जो है अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है, उसके 4 पॉइंट्स हैं, और उसका नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है, 3.614 इंग्लैंड का नेट रन रेट है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली टॉप पर है, उसने अपने दोनों मैचेस जीते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं, और आगे भी पाकिस्तान का रास्ता जो है वो काफ़ी आसान नज़र आ रहा है। इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना कोई भी मैच हारना नहीं चाहिए, और तमाम अपने 5 के मैच हैं उनको जीत कर जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर है ग्रुप टीम में, उसने अपना एक ही मैच खेला है और वो जीता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, इंडिया, स्कॉटलैंड और नमीबिया ये जो हैं ये इन टीमों के बाद में आ रहे हैं। लेकिन निशान यहाँ पे अगर देखें ना, दोनों जगह पे एक ही सूरत हाल हुई है। अगर हम ग्रुप 1 में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं इंग्लैंड है जिसने 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच जीते हैं, तो वो टॉप पे है। और अगर हम ग्रुप 2 में जाए तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम है जिसने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही उसने जीते हैं। और अभी तक की जो, अगर हम वैसे ही एक अपने तौर पर अगर देखें कि अगर यही कंडीशन बरकरार रहती तो आगे जाने में 4 टीमें होंगी, तो उसमें एक न्यूजीलैंड की टीम,
تو ابھی بہت نیچے ہے. انگلینڈ کی ٹیم اور سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ گروپ 1 سے بنتی ہیں, اور جو ہمارا گروپ بنتا ہے جو گروپ 2 ہے اس میں پاکستان اور افغانستان کا نام ابھی اوپر ہے. یعنی کہ ایک چانس, اگر ہم چانس کے طور پہ ویسے کہتے ہیں کہ اب تک کی سچویشن. اور افغانستان کی آپ نے بات کی, تو افغانستان کا اگر ہم نیٹ رن ریٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہائی ہے, 6.50. جی 6.50. اور اسی طرح افغانستان نے جس طرح سے اسکاٹ لینڈ کو شکست دی تھی 130 رن سے, تو اسکاٹ لینڈ کا -6.50 190 سکور کہاں مقابل 60 سکور, تو ظاہر ہے کہ وہ 130 کا جو ڈفرنس ہے وہ تو ان کو فائدہ دے گا. اور یہ نیٹ رن ریٹ اینڈ میں جا کر بہت کام آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بعد میں جا کر یہ بالکل ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ کہ یہاں پہ ان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے نا وہ کسی نہ کسی ٹیم کو ضرور پرابلم کرے گا. صحیح. ہم نے جو پوائنٹس ٹیبل ہیں ان کی بات کر لی. جو گروپ 1 ہے اس میں جو انگلینڈ ہے وہ ٹاپ پہ ہے, گروپ 2 میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے. اب ہم گزشتہ روز ہونے والے میچ کی بات کر لیتے ہیں جس میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. اس جو میچ ہوا اس پہ اوورال کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ زبردست میچ تھا, بہت مزہ آیا, اور جس طرح سے ہم نے پہلا میچ جیتا اور دوسرا میچ بھی ہم جیتنا اسی طرح سے چاہ رہے تھے, لیکن ہر بار آسانی سے نہیں جیتا جاتا. پاکستان نیوزی لینڈ جو تھا وہ ایک ٹف حریف تھا, اور لیکن پھر بھی جس طرح سے ہمارے شاہینوں نے پہلے ان کو زبردست قسم کی بالنگ کرائی, حارث رؤف کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس طرح سے انہوں نے کم بیک کیے, 4 وکٹیں حاصل کی. تو پاکستان نے بیٹنگ بھی بڑی زبردست کی, اور یہاں پر آصف علی اور شعیب ملک کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ایک موقع پر تھوڑا سا میچ کہتے ہیں نا پھنس رہا تھا, لیکن شعیب ملک کا تجربہ تھا, انہوں نے جس طرح سے وکٹ پر سٹے کیا, سنگلز نہیں ڈبل نہیں, اور آصف علی جن کا رول اس وقت ایز اے فنشر تھا, انہوں نے جس طرح سے فنش کیا, واقعی وہ ان کی سلیکشن جو تھی اس ورلڈ کپ کے لیے کافی درست تھی. نمود آپ کی طرف آئیں گے, جمعے کو پاکستان افغانستان کے خلاف میچ کھیلنے جا رہا ہے, اس پہ ذرا کمنٹ دیجیے گا کہ پاکستان اپنا جو سلسلہ ہے یہ کامیابیوں کا اس کو جاری رکھ سکے گا, یا افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ آپ کو اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پلڑا تو بھاری بالکل نظر نہیں آ رہا, کہاں پاکستان کی ٹیم ہے کہاں افغانستان کی, لیکن افغانستان کی جو اس وقت ٹیم ہے پرفارمنس کے لحاظ سے, جو انہوں نے پہلا میچ کھیلا ہے, رن ریٹ کی بات ذیشان نے بتا دی آپ کو کہ اتنا رن ریٹ عموماً کبھی بھی کسی ٹورنامنٹ میں کسی کا نہیں ہوتا, جتنا بڑا ڈفرینس کے ساتھ وہ اپنے رن ریٹ کو کہاں تک لے گئے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر وہی لوگ ہیں, راشد خان ہے, وہی مجیب ہے, وہی نوین ہے, وہی محمد نبی ہے اور زازائی ہے, تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کھیلنا پاکستان کے لیے ذرا مشکل ہوگا, اس کو بھی ان کو پلان کر کھیلنا پڑے گا, پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ کھیلنا مشکل ضرور ہوگا, لیکن امید ہے کہ پاکستان اپنا جیت کا تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھے گا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے نمود مسلم, ذیشان قیوم موجود تھے, اور ہمارے ساتھ سائن لینگویج کے لیے فہد عمر موجود تھے. سب کو بہت شکریہ. ناظرین, آج کی ICC مینز T20 ورلڈ کپ کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن تھی اس سے اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.